गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो बहुत दिनों से इंतज़ार हम लोग कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जो है डिनोट करते हैं फाई से, यानी फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई फाई। इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें जो है सबसे मेन बात जो हमें जाननी है, वो जाननी है हमें एरिया वेक्टर के बारे में कि ये एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर, व्हाट इज एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर आपको अब ये पता चलेगा कि एक्चुअली जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता चलेगा। सो आइए जो है जानते हैं एक फिगर के माध्यम से कि एरिया वेक्टर होता क्या है। सो ये है आपका 3 डायमेंशन एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका z है। ठीक, ये आपका एक स्क्वायर है A B C D, इसके साइड्स के नाम है A। ठीक है, तो कोई सी से और इनके बीच की जो एंगल होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ए बी और बी सी के बीच में की एंगल है वो कितनी है, 90 डिग्री है। अच्छा, सो अगर हमें जो है जानना चाहें, अगर हम जानना चाहें कि जो है ये कोई किससे पूछें कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो कोई 10th तक का जो पढ़ा हुआ बच्चा है, 11th तक का ही बच्चा, वो क्या बताएगा कि सर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, परंतु जो है जो 12th का बच्चा है, जो दिमागदार हो चुका है, जो वेक्टर पढ़ चुका है, ठीक है, वो क्या बताएगा, वो कहेगा सर एरिया बराबर है इसका वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। ठीक है, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी साइन थीटा। ठीक है, इसी साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये है आपका ए इंटू साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा क्या, ए स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर आएगा एरिया 1। तो इस तरह से आपका आता है स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसी वजह से ए स्क्वायर आता है वेक्टर फॉर्म में। ओके, सो इसको हम जो है ऐसे भी डिनोट करते हैं, क्योंकि जो है देखिए, तो एरिया वेक्टर का रिजल्टेंट किधर निकलेगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर अगर हम आर निकालना चाहें तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन निकलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर के प्लेन के कंट। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरफ यानी z एक्सिस की तरफ, या फिर अपोजिट में भी मान सकते हैं, दोनों मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव होगा तो उधर नेगेटिव हो जाएगा, परंतु हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, सो इसको हम जो है यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया बराबर ए स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या है, z एक्सिस में, तो k कैप यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन बताता है, तो ए स्क्वायर इंटू के कैप। अगर इस तरफ का दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ऑफ के कैप कर देंगे। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ इस चीज़ से हमें क्या बात पता चली कि डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जिस भी प्लेन में आपका जो है एरिया है, उसके जो है एरिया वेक्टर क्या होता है, उस प्लेन का हमेशा परपेंडिकुलर ऑलवेज होता है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल से हम आपको दिखाएं, एक और एग्जांपल से अगर देखना चाहें तो एक और एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है,
ये आपका z एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? अलोंग या तो y या तो नेगेटिव y, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक और फिगर देखें, ये सर्कुलर है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। अगर मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका z एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा, एरिया वेक्टर इस तरफ या फिर इस तरफ होगा, नीचे या ऊपर, दोनों भी कंसीडर कर सकते हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी कंसीडर करें, हमारा आंसर सेम आएगा। तो अगर मान लीजिए इसका लेंथ l, इसका लेंथ b, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? l इंटू बी जे कैप, ठीक है, या फिर माइनस, या फिर l इंटू बी माइनस जे कैप। इसका देखना चाहे तो क्या होगा? सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एरिया। तो एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये है आपका z एक्सिस में जा रहा है तो k कैप, या फिर पाई आर स्क्वायर माइनस k कैप हो जाएगा आपका ये एरिया वेक्टर फॉर सर्कुलर प्लेन, ठीक है। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया वेक्टर इन 2D हमेशा देखिए बाहर तरफ निकलता है तो ओपन होगा। एरिया वेक्टर इन 2D सरफेस को हम बोलते हैं ओपन सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर इन ओपन सरफेस बोलते हैं। इसी से जो है गॉस लॉ का इसका इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं गॉस लॉ में इसका बहुत ही यूज़ है एरिया वेक्टर का, ठीक है। और हम ये डायरेक्शन चाहे नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव, सारा डायरेक्शन हमारा जो है सेम होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे एरिया वेक्टर इन 3D। एरिया वेक्टर इन 3D स्पेस कैसे बिहेव करेगा? एरिया वेक्टर इन 3D सरफेस, इसको हम कहते हैं क्लोज सरफेस बोलते हैं। 3D सरफेस को क्लोज्ड सरफेस। तो इसमें हमें जो है दो एरिया वेक्टर मिलेंगे एक ही सरफेस के, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये है आपका एक्सिस, 3 डायमेंशन एक्सिस है आपका, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये आपका है z एक्सिस, ठीक है। कुछ इस तरह से है आपका, ठीक है। नहीं, 3D ऑब्जेक्ट मान लेते कोई, ठीक है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है एक, ये क्यूब है कुछ इस तरह से। तो अगर हम जो है इसमें जानना चाहें एरिया वेक्टर, तो हमेशा हम जो है 3D सरफेस में, मान लीजिए इस सरफेस से कितना है, इस सरफेस में कितना है, ये सामने वाले सरफेस में कितना है, ये नीचे वाले सरफेस में कितना है, ऊपर वाले सरफेस में कितना है, तो इसका जो है एरिया वेक्टर बाहर तरफ लेंगे, एक एरिया वेक्टर नीचे। तो हमेशा जो हम एरिया वेक्टर बाहर वाला लेंगे, कंसिडर करेंगे। एरिया वेक्टर किधर का लेंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन फॉर 3D सरफेस के लिए जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन ही कंसीडर करेंगे। अगर मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए ये सरफेसेस हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इधर, ये इसका एरिया वेक्टर इधर, ऐसे एक अंदर होगा लेकिन हमेशा आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड एरिया वेक्टर कंसीडर होगा हमेशा, इधर से इधर से, ओके। अगर मान लीजिए आपके पास स्फीयर है, आपने एक स्फीयर कंसीडर किया है, स्फीयर में जो है, ठीक है,
ये आपका सेंटर है, तो इसका स्फीयर ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, सेंटर से निकलेगा, सेंटर से एरिया वेक्टर हमेशा जिस भी सरफेस पे लेंगे, क्योंकि पूरा गोल होता है चारों तरफ से, तो जिस भी जगह से आप इसका जो वेक्टर निकालना चाहेंगे तो फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्शन उसका क्या होगा, सेंटर से ही बाहर निकलेगा। तो इसका भी आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड एरिया वेक्टर, ठीक है। आउटवर्ड एरिया वेक्टर हमेशा जो है हम लेंगे फॉर 3D ऑब्जेक्ट या 3D सरफेस के लिए, ओके। समझ में आ गया, मिटा दें, ओके। तो अब आते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर समझ में आया। अब हम लोग जो है देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, अब जानने में आपको मजा आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम आपको फाई ई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कहता है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing, number of field lines passing perpendicular to a plane, surface, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कहता है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस, किसी भी प्लेन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो बताता है कि उसका नेट फ्लक्स कितना है, ओके। सो एक जो है हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इसमें से, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा होता है। तो वही फील्ड लाइन पास कर सकती हैं यहाँ से, मतलब वही फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू देंगी जो है परपेंडिकुलरली पास करेंगी सरफेस से। जैसे ये बाहर से पास हो रहा है तो ये कोई वैल्यू नहीं देगी, सरफेस से पास कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स की वैल्यू, जैसे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू हम कह सकते हैं कितना है, 2 है। अगर हम एक और चित्र बनाएं, एक और डायग्राम बनाएं, तो यहाँ से एक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, 2 3 4, ये बाहर से जा रही है, ये बाहर से जा रही है, ये बाहर से जा रही है, ये बाहर से जा रही है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, ये भी देखिए 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। लेकिन कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सरफेस के ऊपर से पास करेगा या सरफेस के अलोंग पास करेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे एज ए फ्लक्स, ठीक है। वो वैल्यू फ्लक्स की नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो है इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और अभी आपको पता चलने लगेगा कि क्यों जो है ऐसा करते हैं। तो हमारा जो फ्लक्स फाई है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किन चीज़ों के ऊपर हमारा जो फ्लक्स फाई है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा वो देखते हैं। तो देखिए हमारा फ्लक्स फाई, पहले तो नंबर ऑफ, यानी फाई क्या होगा, जो हमारा फाई है वो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या आ रही हैं, पास कर रही हैं इस सरफेस से, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी है, यानी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। यानी कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा, अगर हम मान लीजिए सरफेस बड़ा कर दें, प्लेन सरफेस को बड़ा कर दें, यानी एरिया बढ़ा देंगे, तो एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे यहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे यहाँ से, बड़ा एरिया ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी सो क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारा डिपेंड करेगा फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 करनी थी, यहाँ पे क्या होगा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक है, तो जैसे एरिया बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इसमें से एरिया बढ़ जाने से ज़्यादा से ज़्यादा पास करेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एरिया भी बढ़ जाएगा तो भी जो है फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड उसके ऊपर फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। यानी कि फ्लक्स को हम फाई को हम बोल सकते हैं, फ्लक्स जो हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे बोल सकते हैं, फाई ई बराबर ई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर को हम निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर आएगा। ओके, अब जो है हमारे पास जो है यहाँ पे डिफाइन करने के लिए देखिए हमारा जो है एरिया वेक्टर भी इधर ही इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 0 डिग्री का। तो सपोज करिए यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए किसी फील्ड से, ये प्लेन है, इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थोड़ा तिरछे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, इस डायरेक्शन से ऐसे पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, परंतु एरिया वेक्टर आपको क्या पता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है एरिया वेक्टर। ठीक, हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका कंपोनेंट बनेगा ना, एक होगा आपका इधर एक्स एक्सिस में ई कॉस थीटा, वाई एक्सिस में आपका जो होगा ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखिए एरिया वेक्टर से 90 डिग्री पे है ये साइन थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू जो है क्या होती है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना दूरी बना रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है। ठीक है, तो आपका जो है क्या हो रहा है यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो ये जो है क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर ये फील्ड ऐसे अगर पास करने लगे तो फील्ड हमारी ऐसे तो पास नहीं कर रही है ये कंपोनेंट, तो हम जो है क्या लेंगे कॉस थीटा, यानी कि हमेशा जो है ये एंगल लेंगे थीटा, थीटा एंगल हमेशा लेंगे। ठीक है, सो थीटा क्या है, तो हमारा फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल between इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में कितना जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में कितना जो है आपका एंगल बन रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगा आपका ये। ठीक है, सो अगर मान लीजिए ये जो है सरफेस ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से जो है ये सेंटर है, तो इसके सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर से पास हो रही है, एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, सो इधर होगा आपका क्या ई साइन थीटा, तो इधर वाला वेक्टर क्या है आपका ई कॉस थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट में आपके टूट जाएंगे इसी के अलॉन्ग जो है, तो जो ई कॉस थीटा यानी जो प्लेन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई वाली कंसीडर करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर हो हमेशा। ठीक है, जो प्लेन से ऐसे 0 बनाए वो जो है नहीं होंगी, प्लेन से 0 डिग्री वाली कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, सो देखिए
तो यहाँ पे ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा है आपका ये प्लेन से, तो फाई ई, तो हम जो है फाई का वही कंपोनेंट लेंगे, फाई का वही कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। वी विल कंसिडर ओनली कंपोनेंट, ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ फाई, वी विल कंसिडर ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ फाई विच we will consider only those component of phi which are along the area vector, जो एरिया वेक्टर के along है उसी को जो है हम लेंगे। we consider only those component of phi which are along area vector, जो एरिया वेक्टर के along होंगे उन्हीं को जो है हमको जो है कंसीडर करना है, ठीक है। तो SI यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। SI यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फाई, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है आपका ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए, ठीक है। तो फाई बराबर ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका जो है SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे जो है डिनोट कर सकते हैं SI यूनिट। ये क्या होता है, फाई स्केलर क्वांटिटी होता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखिए ई डॉट ए बोलते हैं, ई क्रॉस ए नहीं, ई डॉट ए। तो इस वजह से जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। अब कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी हमेशा परपेंडिकुलर टू द पास करेंगे, वही वाली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स का वैल्यू देंगी, ठीक है। एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर आपका जो है कुछ इधर होगा, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच में कितनी एंगल बन रही है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस समय फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई, और ये मान लीजिए ए है, ए है, ए है, एरिया इसका जो है साइड ए है, तो ए ए यानी ए स्क्वायर स्क्वायर है, तो ई ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी ई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लेन क्या था, थोड़ा तिरछा था, इसके परपेंडिकुलरली जो है पास कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए कुछ ये प्लेन है ऐसे, अगर आपका प्लेन ऐसे है, पूरा हॉरिजॉन्टल है, और इसके ऊपर से पैरेलली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल पास कर रही हैं। सो इनमें क्या है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है 90 डिग्री है। देखिए देखिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इनका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में थीटा एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी ई ए कॉस 90 डिग्री, और ये ए है, ये ए है, साइड ए है सब, तो स्क्वायर है ये। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका ई ए स्क्वायर, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये फाई की वैल्यू आपकी पूरी 0 हो जाएगी। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फाई इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
आपको फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये सर्कुलर सरफेस होता तो, अगर मान लीजिए हम सर्कुलर सरफेस कंसीडर कर लें, सरफेस सर्कुलर है, ठीक है, सरफेस सर्कुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और अगर मान लीजिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है यहाँ से 30 डिग्री एंगल से, कितने डिग्री एंगल से, 30 डिग्री एंगल से पास हो रही हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रही है इससे। ठीक है, सो रेडियस से, सेंटर से 30 डिग्री एंगल पे बना रही है। ठीक है, प्लेन से 30 डिग्री एंगल पे है ये आपका रेडियस है r। अच्छा, अब देखते हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो हम फाई के लिए कौन सी कॉस थीटा कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 30 या 60? तो हम फाई के लिए यहाँ पे जो है cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि फाई बराबर हो जाएगा आपका EA डॉट A cos थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि जो है एरिया वेक्टर से हम एंगल देखते हैं, ना कि जो है किसी मतलब कि प्लेन से हम एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड के कितना एंगल है, क्योंकि यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया से कितना एंगल है वो देख रहे थे कि 90 डिग्री। ठीक है, ना कि प्लेन से। ठीक है, प्लेन से तो देखो ये 0 डिग्री बना रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो एरिया वेक्टर जिधर जिस डायरेक्शन होता है वहाँ से जो है हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की एंगल नापते हैं। ठीक है, तो E और A के बीच के यानी एंगल देखेंगे हम सिर्फ, यानी यहाँ पे देखिए फॉर्मूला से भी एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच की एंगल देखेंगे। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल कितना है, cos 60 डिग्री, और ये है आपका E, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और ये cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू फाई बराबर क्या होता है, E फाई बराबर आपका हो जाएगा E पाई r स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपका जो है इस तरह से आपका जो है ये सॉल्यूशन आगे फाई की मिल जाएगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया, मिटा दें। ओके, आगे जो है कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं, इनके ऊपर 3D में देखते हैं। ये तो 2D में हम देख रहे थे, ये तो हम 2D में देख रहे थे, अब जो है हम इसको 3D देखेंगे। 3D सरफेस के लिए जो है कैसे निकालेंगे फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, फाई फॉर 3D सरफेस, 3D सरफेस के लिए फाई कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। तो आपको पता है ये है आपका एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक हमने जो है प्लेन बनाया है ऐसे कुछ, ये प्लेन है आपका ऐसे, इसका एरिया इस साइड सब ए है, सब ए है, सारा का सारा साइड ए है। ठीक है, इसके द्वारा इसके तरफ एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके द्वारा एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके द्वारा आउटवर्ड लेते हैं हमेशा हम। इसमें क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कंसीडर्ड आउटवर्ड ओनली, हमेशा आउटवर्ड वाले जो है एरिया वेक्टर को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस वाले प्लेन की वजह से ऊपर, इस नीचे वाले प्लेन की वजह से नीचे। ठीक है, तो टोटल कितने 6 फेस हैं इसमें। ठीक है, तो पूछेगा इसमें आपको फाई ड्यू टू सरफेस 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस के द्वारा कितना होगा आपकी फाई की वैल्यू। तो अगर हम फाई 1 निकालें, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है इधर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपका मान लीजिए सरफेस नंबर
ये आपका है सरफेस नंबर, ये है आपका मान लीजिए सरफेस नंबर 1, ये आपका सरफेस नंबर 2 और ये है आपका सरफेस नंबर 3। इसके जो है पीछे मान लेते हैं ये वाला साइड है सरफेस नंबर 4 और 5, 5, 6, ठीक है, ऊपर इधर 5 उधर 6, ये नीचे वाला जो है मान लेते हैं 3, ये सामने वाला 5 उधर वाला पीछे वाला 6, ठीक है। ओके, तो फाई 1 की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे अगर, तो ये देखिए आपका जो है फाई 1 ये है, इसका एरिया वेक्टर आपका क्या है, ये है परपेंडिकुलर दिस सरफेस, इसको हमने फर्स्ट सरफेस माना है, तो फाई 1 क्या होगा ई ए कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया इधर जा रही है, तो टोटल एंगल क्या बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई और सब साइड है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए माइनस में हो जाएगा, माइनस में ई ए स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट टू एरिया वेक्टर अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में ई ए स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये इधर एक्स एक्सिस में है, तो इसको जो है ई यहाँ पे लिखते हैं ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट कैप आई, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है आपकी एक्स एक्सिस के थ्रू, ठीक है, ये कंसीडर करते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट माइनस ई नॉट ए स्क्वायर हो जाएगा आपका फ्लक्स थ्रो फर्स्ट सरफेस। फ्लक्स थ्रो सेकंड सरफेस देखते हैं, सेकंड सरफेस का देखिए क्या है, डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इस ऊपर वाला है इधर है, देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन इधर, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फाई 3 देखते हैं ये इधर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से जो है फाई 4, ठीक है, यहाँ पे क्या है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसमें भी थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे सब 0 हो जाएंगे, ओके। अच्छा फाई 4 देखते हैं, चौथा नंबर इधर जा रहा है, तो देखो ये 0 डिग्री बना रहा है एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है और आपका जो है एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, फाई 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस ई नॉट ए स्क्वायर हो जाएगी। और आपका जो है फाई 5 देखिए ये है आपका इधर एरिया वेक्टर, इसका आएगा सामने वाले सरफेस का इधर और पीछे का सरफेस का उधर, ठीक है, तो ये आपका फाई 5 है, इलेक्ट्रिक इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये 90 डिग्री फील्ड बनेगा इनके और इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एरिया वेक्टर उधर निकलेगा तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये फाई 5 भी 0 हो जाएगा और वो उधर है तो उसका भी 90 डिग्री बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो फाई 5 बराबर हो जाएगा फाई 6, यानी कि फाई 5 और फाई 6 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस क्या हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 डॉट 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 फाई 6, ठीक है, फाई 6, तो टोटल जो है फ्लक्स क्या आ जाएगा, अब देखेंगे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है 0 हो जाएगा और बाकी सब क्वांटिटी 0 है, तो नेट फ्लक्स ऑन द सरफेस ड्यू टू दिस 3D सरफेस इज 0, क्या हो जाएगा 0, तो फ्लक्स थ्रू होल क्यूब इज 0, ठीक है। अगला लेक्चर होगा हमारा जो वो गॉस लॉ के ऊपर होगा, ये जो है गॉस लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस लॉ तक ही आपको आएगा, तो अगले लेक्चर का इंतजार करें गॉस लॉ के ऊपर, ठीक है। गॉस लॉ का जब लेक्चर आ जाएगा गॉस लॉ को पढ़ा दीजिएगा तो आपको जो है गॉस लॉ के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स लगवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है।